दोस्तों, वी हैव वेरी वेरी स्पेशल पॉडकास्ट टुडे। हमारे जीटी लॉग के पॉडकास्ट में बहुत स्पेशल गेस्ट अभिषेक गुप्ता जी आए हुए हैं और उससे ज़्यादा स्पेशल हमारे साथ में हमारे को होस्ट एंड को पॉडकास्टर आशीष जिंदल जी भी आए हुए हैं। इन दोनों लोगों के जो प्रोफेशनल जर्नी है वो अपने आप में ही रिमार्केबल है और हम आज का जो डिस्कशन है वो एक फ्री फ्लो डिस्कशन की तरह करेंगे। तो सबसे पहले सर, मैं आपको जो आपके बारे में इन जनरल जो लोगों को पता है वो बताता हूँ। इन जनरल जैसे चेहरा जो है बहुत सारी चीज़ों को बयां करता है। फॉर एग्जाम्पल रामायण में अगर अरुण गोविल जी का जो कैरेक्टर जो निभाया का जो कैरेक्टर सर ने निभाया, अगर वो नहीं निभाते तो सर्टेनली राम की इमेज इन जनरल जनता में वैसे नहीं होती। उसी तरह से आपकी भी इमेज आपके चेहरे को देख करके लोगों को लगता है कितना सोफिस्टिकेटेड, कितने प्रोफेशनल, और इस तरीके का जो मतलब पोर्ट्रे बना हुआ है उससे लगता है कि आप प्रोफेशनल हैं। इंटरनेशनल डोमेस्टिक मार्केट में जनरल जो गवर्नमेंट मॉडल को आप प्रोजेक्ट करते हैं एक नॉर्मल शब्दों में, एक साधारण भाषा में, वो बहुत रिमार्केबल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए सर। थैंक यू। सबसे पहला क्वेश्चन तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप अपने बारे में बताएं, जर्नी बताएं, और जितना भी रिमार्केबल माइलस्टोन्स आपकी जर्नी में रहे हैं उन सब से लोगों को इंस्पिरेशन मिल सके, वैसे कुछ बताएं। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। मेरी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुई ईयर 2000 में। मैंने आईआईटी रुड़की से ग्रेजुएशन किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एनटीपीसी ज्वाइन किया। उस टाइम एनटीपीसी वाज प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क विद। तो लगा आप लाइफ थोड़ी तो सेट हो गई। फिर इंटरेस्टिंग चीज हुई 2005 के जब ये एनर्जी ऑडिट का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि उस वक्त पावर प्लांट में प्लेस था, गुड लॉन्ग टाइम ऑपरेशन मेंटेनेंस वगैरह करते रहते थे। बट 2005 में जब एनर्जी ऑडिट सुना तो लगा हाँ ये कुछ नई चीज है और ऐसी चीज है जिसमें शायद फ्यूचर एंड वी वर लकी कि एनटीपीसी ने हमको बहुत सपोर्ट किया, सारे एम्प्लॉइज को उन्होंने स्पेसिफिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड की और कोशिश की यंगस्टर्स को ऑडिटर बनाने। आई वाज अमंगस्ट द फर्स्ट गाइस, आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट एनर्जी ऑडिटर एट दैट टाइम। वाओ। तो it was not only the qualification which helped, but the experience after that. काफी अपॉर्चुनिटीज मिली एनर्जी ऑडिट करने। फिर समझ में आया बहुत ज़्यादा एनर्जी हम बचा सकते हैं अगर हम प्रॉपरली उसको यूटिलाइज करें, समझें कि कहाँ एनर्जी जा रही है और उसके लिए स्टेप्स लेते हैं। मल्टीपल एनर्जी ऑडिट की तो लगा कि द एफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन पावर कंजम्पशन इटसेल्फ आप सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। यू कैन रिड्यूस बाय 1 or 2% ऑफ द टोटल पावर, व्हिच इज ह्यूज। ये जब जर्नी हुई फिर जब 7-8 साल हो गए समझ में आया कि हाँ टेक्निकल मामला भी क्लियर है। देन आई थॉट लेट मी हैव सम वैल्यू एडिशन। तो मैं एमबीए गुड़गांव से आ गया, एनर्जी मैनेजमेंट से पोस्ट ग्रेजुएशन किया एंड देन माय जर्नी स्टार्टेड ऑन द टेक्नो कमर्शियल इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रेटजी। मैंने ज्वाइन किया जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट में। आई वाज द leading guy for energy. The airport energy is one of the very important components. They consume in hundreds of megawatts. And then in 2009, what happened? I somehow got an opportunity to move to renewable sector. तो एक तरफ तो एनर्जी एफिशिएंसी चल रहा था, दूसरी तरफ जब रिन्यूएबल में लैंड को मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, then I jumped in. And at that time, renewable was just in nascent stage. But I was lucky to be part of the team which was involved in manufacturing of solar panels back in 2010. That journey continued and it is still continuing till today. So renewable and energy efficiency, ये दोनों aspect कैरियर से जुड़े अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में जाते रहे और ये समझ में आया कि ये दो ऐसे सेगमेंट हैं जिसमें आप सोसाइटी को बहुत कुछ दे सकते हैं। और आज मैं देखता हूँ पिछले 15 सालों को
तो ये समझ में आता है कि जो हमने अचीव किया है एज एन इंडिविजुअल और एज ए नेशन, वो भी शुरुआत है। ये जर्नी बहुत टफ है, बहुत लंबी है, लंबी इन टर्म्स ऑफ स्टेप्स बट नॉट लंबी इन टर्म्स ऑफ टाइम। टाइम नहीं है, एवरी डे वी आर फेसिंग न्यू चैलेंजेस और हर रोज एक नया स्टेप आपको लेना पड़ेगा जो पिछले स्टेप से बेटर होगा और नया होगा, तभी आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते। अभी पिछले 4-4.5 साल जब से ESL में ज्वाइन किया, मैंने ज्वाइन तो एज अ क्लस्टर हेड किया था, बट एज ऑफ नाउ आई एम हेडिंग मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। आई हेड इंटरनेशनल बिजनेस strategy, and now I am heading all the appliances business of ESL, including solar rooftop and washing. तो रोल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑन वन साइड हम एनर्जी इफिशिएंसी को प्रमोट कर रहे हैं, दूसरी साइड रिन्यूएबल को कैसे मासेस की तरफ लेकर के हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। और द वे आई एम फीलिंग एंड seeing people joining this bandwagon is phenomenal. Not only at organizational level, rather at individual level as well. As I said, journey is tough, but it can be achieved with common. कॉलेज के इतना पहले दिए आपने इन जनरल जैसे ऑब्जर्वेशंस पर्सपेक्टिव्स बता रहा हूँ कि जैसे आप किसी से बात करते हैं तो यू आल्सो सी दैट the characteristic or attitude is very programmatic or it is more instinctive. उस perspective से मुझे लगता है कि मतलब very structured thought process रहती है, the way you communicate, the sentences that you make. तो उस perspective से थोड़ा सा बताएं कि मतलब क्योंकि ये जो है वो formative years का part जरूर लगता है और थोड़ा पहले के उसको बताएं कहाँ रहने वाले हैं, workplace, थोड़ा सा journey, थोड़ा और पहले बताएं थोड़ा सा बेहतर है। बिल्कुल आजकल बहुत चर्चित जगह है अयोध्या, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। अयोध्या की है आप? भगवान श्री राम की जगह है। अरे वाह। इलेक्शंस को छोड़ दें, अदरवाइज वो जगह पूरी राममय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बचपन में रोज मंदिर जाना वो तो वेरी नॉर्मल थिंग जो हम लोग प्रैक्टिस करते थे। हम जिस कॉलेज से हैं, स्कूल से हैं, SSV इंटर कॉलेज द बेस्ट स्कूल्स, मैं ऑल टाइम टॉपर हूँ वहाँ का। अरे वाह। तो वो जो टाइम था उस वक्त तो जुनून इतना था, एनर्जी लेवल इतना था कि लगता था कुछ नया करेंगे, साइंटिस्ट बनना था मेरे को उस वक्त। अच्छा। I had established a lab in my house by the way। अच्छा। to see how उस लैब के बारे में थोड़ा बताओ। तो थोड़ा गलत काम किया था, कुछ सेटिंग कर ली थी अपनी लैब असिस्टेंट से, तो उससे थोड़ा एसिड और बेस और सॉल्ट वगैरह एक्सपेरिमेंट करते थे। वाओ। Because that's how you learn. That inquisitiveness is still there to do innovation in whatever you do. That is inherent. It is something which comes to you by birth. Some people are more inquisitive to do new things. Some people are more inclined to do traditional things. ESL में भी similar story हो रही है और previous organizations में भी जहाँ मैं मर्चली most organizations में मैंने head किया है और somehow I am blessed to have right bosses also. इनका zero intervention मेरे interference है मेरे रोजमर्रा की प्रोफेशनल लाइफ में रहता है, that has helped a lot. सेंस ऑफ ओनरशिप भी आती है उससे, natural sense of responsibility, sense of ownership, and that gets translated to delegation as well. Once you feel that you are empowered, you feel कि आपको delegate भी करना चाहिए, and then even you are able to get the right kind of opportunity. वो तो आपकी upbringing कैसी है, जैसे मैं अपने society में I was the first engineer. अच्छा। I was the first IIT in engineering. So but that has inspired at least more than 500 students in my society. Very nice. We have more than 100 engineers. My daughter is also qualified in JEE base. Very nice. She's going for engineering. My all two brothers both are engineers.
हमारी दुनिया भी इंजीनियरिंग की कम्युनिटी बन गई है, इंजीनियरिंग फैमिली है. इंजीनियरिंग फैमिली है, वी आर सर्विंग आवर ओन वेज. तो थोड़ा सा जैसे सस्टेनेबिलिटी जर्नी के बारे में बात करते हैं. यू मेंशन्ड वेरी क्लियरली कि RE plus EE this has been part and parcel of your work profile for maybe almost like a decade now. इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं जहाँ पे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी की जर्नी की बात करते हैं या इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, कितना सक्सेस मॉडल आप देखते हैं द वे इंडिया हैज स्टार्टेड एंड नाउ विद द टारगेट व्हिच दे क्लेम दैट दे हैव अचीव्ड. आपको लगता है कि हम लोग अभी उस पेस से को सही तरीके से अचीव कर रहे हैं या सही पेस पे हैं अभी, या हम लोग लैग बिहाइंड हैं? देखिए, ये जो एक एरिया है इसमें दो एस्पेक्ट है. एक है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी एंड ऑल. बिगर पार्ट इज हाउ डू आई इन्वॉल्व मासेस इन माय, क्योंकि ये हम सब की जिंदगी को रोज टच कर रहा है. अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, हमारे जीवन में 3 ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे ज्यादा इंटरफेस करते हैं. बिजली, डिस्कॉम्स जो भी और प्लस पानी, और थर्ड इज पुलिस. इसमें भी से जो फर्स्ट टू है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम हर पल इनको यूज कर रहे हैं. इसका मतलब है कि हमें हर लेवल पे अवेयरनेस क्रिएशन करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, और लोगों को इक्विप भी करना पड़ेगा कि वो ये चीज कर सके. मैं आपको एनर्जी एफिशिएंसी पे क्यों इंस्पायर हुआ? मैं एनटीपीसी में था तो मैं ऑपरेशंस में था, तो हम लोग सिर्फ चिमनी का धुआं देखते थे और ये महसूस होता था कितना पॉल्यूशन है फैला रहा है. वो जो इंग्रेव हुआ पर्सनैलिटी में, एवरी टाइम यू हैव टू सेव इट, क्योंकि मुझे लगता था 1 मिनट का मतलब 600 पाउंड कोयला गया, इतना CO2 मैंने इमिट कर दिया, I cannot reverse it. It means you have to find out ways जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम कर सकें, ओवरऑल एनर्जी का कंजम्पशन कम कर सकें. कैसे आप एनर्जी जो जनरेट कर रहे हैं वो कम से कम हार्मफुल हो सोसाइटी के लिए, वो क्रिटिकल. इसलिए जब मैं ESL में भी आया, जब when I got the opportunity, मैंने केवल टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया, मासेस को कैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया. मैं वर्कशॉप्स इसलिए ज़्यादा जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स से बात करूँ और उन तक ये मैसेज पहुँचाऊँ कि उसमें उनके लिए भी फायदा है, सोसाइटी के लिए फायदा है, और पैसे कमाने में बहुत फायदा है. एक मेरा प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ. आपने एनर्जी ऑडिट का जिक्र किया और बताया कि जब आपने एनटीपीसी में पहले किया तो आपको काफी मोटिवेशन मिला, और फिर जब आपने एयरपोर्ट में किया, तो एक अगर आम जनता को ये जानना है कि एनर्जी ऑडिट क्या है और क्या वो ऐसी चीजें करें जिससे कि वो अपनी बिजली के बिल में देखें कि डिफरेंस आता है, उस पर आपकी क्या राय है, और क्या आप उसमें यंगस्टर या जो आम जनता है उसको बताना चाहिए? इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली आज अपनी डॉटर से इस उसमें बात कर रहा था, डिस्कस कर रहे थे क्या ब्रांच लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए. तो ये समझ में आया कि डेटा एनालिटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड. आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गिव हर बेसिक. ये फैन लगा है हमारे यहाँ, that is bigger, not less than 50 watt. But is it actually consuming 50 watt? We don't know. How would we know? इसका मतलब हमें कहीं के मेजरमेंट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कितना कंज्यूम कर रहा है, कब कितना कंज्यूम कर रहा है, ये भी समझना पड़ेगा. हम इसको कितना यूज कर रहे हैं, कब यूज कर रहे हैं, ये भी समझना पड़ेगा. इसमें क्या चेंज करने से मैं इसका पावर कंजम्पशन कम कर सकता हूँ, या मैं ये भी देखूं कि इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करूं कि आज जो टैरिफ है इलेक्ट्रिसिटी का, 1 साल में मैं इसको इतना चलाने से मेरी इतनी बिजली लग रही है, इतना कॉस्ट आ रहा है,
I in fact told her in my 28 watt the BLDC fan very honestly. This is fantastic. You are saving 22 watts. Yes, that is what we have to understand. Data analytics is actually about that. When you are trying to understand the data which you need, then capture that data, analyze that data, and use it for the right purpose. Energy audit is actually more about that. What you do about energy accounting and an understanding how can you save the energy and what technologies you are used to save that. It is actually something. This is small incidents in the morning. I need to support that. सिंपल सी चीज एनर्जी ऑडिट तो हाई-फाई वर्ल्ड लगता है बट है नहीं। अब हम इसको कॉम्प्लेक्स सिस्टम में करें या बड़े सिस्टम में करें या छोटे में करें फर्क नहीं। यही जरूरत है आज की। तो हमें हर पार्ट और सोसाइटी को एनर्जी ऑडिट लगता पड़ेगा। और जैसे आपने बताया जैसे मास कनेक्ट वाला जो पार्ट है, मतलब इवन जैसे ये पॉडकास्ट का भी जेनेसिस है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस क्योंकि हम जब जीटी एकेडमी में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते थे स्टूडेंट्स को या सेकंड ईयर सिटीज, थर्ड ईयर सिटीज या इवन अर्ली स्टेज प्रोफेशनल्स, उनको लगता ही नहीं कि इस सेक्टर में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं। और जस्ट बिकॉज शायद इतना एक्सपोजर नहीं है कॉलेज या एजुकेशन करिकुलम में इस तरीके की एनर्जी एफिशिएंसी आरई इन सब चीज़ों का करिकुलम में कोई हिस्सा नहीं है अभी तक, और इसीलिए इस तरह के इनिशिएटिव को इसका जीटी एकेडमी का हिस्सा बनाया गया। मासेस के लिए बहुत जरूरी है कि कहीं मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट से उसको जोड़ा जाए। फॉर एग्जांपल मतलब दिस इज आल्सो वन ऑफ द आइडियाज दैट वी आर थिंकिंग कि हम डिफरेंट क्लस्टर बेसिस पे डायलेक्ट मतलब डिफाइन करें और उस डायलेक्ट के बेसिस पे छोटी छोटी मूवीज बनाएं और मूवीज में इस तरीके के संदेश आए कि हम ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो करते हैं अगर वो कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ जाए नॉर्मल तरीके से, और तभी ये शायद इस तरीके के मूवमेंट को खड़ा किया सकता है। और सडनली उस सब चीज़ों के लिए पैसे की जरूरत है और मुझे लगता है कि मतलब द मनी हैज टू बी अवेलेबल फॉर सच कॉज, और मासेस से कनेक्ट नहीं होगा तो शायद जितना भी एफर्ट हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या इवन इंटरनेशनल एजेंसीज इन सब के लिए कर रही हैं वो कहीं ना कहीं वो अधूरा रह जाएगा उस समय तक। तो सडनली आई थिंक सिंपल तरीके से वो चीज़ यानी चाहिए जैसे आशीष ने लास्ट कि अगर वो घर के मामले में अगर चीज़ समझ में आ जाए तो अपने आप ही शायद बहुत सारी चीज़ें लोगों तक पहुँचना शुरू हो जाएंगी इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच इज द डेटा एनालिटिक्स। जैसे आप होता है कि डेटा के बारे में लोगों की अवेयरनेस आने लगेगी तो शायद उसके बाद बढ़ने लगेगी चीज़ें। इसमें मैं दो चीज और जोड़ना चाहूंगा। हमने देखा कि ईएसएल का एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम था उजाला एलईडी प्रोग्राम, उसने एनर्जी एफिशिएंसी में कहीं ना कहीं एक रिमार्केबल अचीवमेंट पाया। इस तरीके और क्या ऐसे अप्लायंसेस हैं जैसे आपने फैन का डिस्कशन किया जो इसकी भूमिका निभा सकते हैं और जो हमारा मास कंज्यूमर है वो पार्टिसिपेट कर सकता है एनर्जी एफिशिएंसी ड्राइव में। सिमिलरली अभी जैसे पीएम सूर्य घर योजना वो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल को टारगेट कर रही है रेजिडेंशियल कंज्यूमर को, उसके बारे में अगर आप बताएं कि इन दोनों को पूरक करके क्या हम जो कहा जाता है कि नेट जीरो के गोल को पाया जा सकता है, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। लेकिन इसमें दो स्टेप ले रहा हूँ। एक तो न्यू प्रोग्राम्स की तरफ बढ़ने जिसमें ज़्यादा सेविंग पोटेंशियल भी हो, और दूसरी चीज़ तो है मासेस की तरफ। और ये सब एक ई मार्केट प्लेस बनाया है ESLmart.in that is exclusive for energy efficiency based solutions. अभी हमने उसको बीटा वर्जन में लॉन्च किया, उसका फाइनल वर्जन भी लॉन्च किया, बट हम देख रहे हैं उसमें जो ट्रैक्शन आ रहा है that is coming from tier 2 and tier 3 cities. Interesting. It means people are understanding the importance of efficiency. तो हम इसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि क्या तरीके अपनाएं पार्टनरशिप के लोगों के साथ, क्या वहां तक पहुंच सके। तो ESL मार्ट को फर्दर प्रमोट करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट ले जा रहे हैं ऊर्जा वीक का, जिसमें एनी इंडिविजुअल कैन पार्टनर विद ESL
हम उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, टूल किट देंगे, उनकी लैंग्वेज में देंगे, प्रॉपर समझाने के बाद उनका एग्जाम भी एक छोटा सा कंडक्ट करेंगे। अच्छा और जब वो पास हो जाएगा उस एग्जाम में, जस्ट 15 मिनट्स टेस्ट, हम उसको ऊर्जा वीर का सर्टिफिकेट देंगे, एंड दैट वुड बी समथिंग व्हिच विल गिव हिम अ सेंस ऑफ ओनरशिप एज वेल एज प्राइड। वो ऊर्जा वीर एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स को मार्केट में अपने चैनल में उसको सेल कर सकता है और उससे प्रॉफिट भी कमा सकता है, and that profit will be good because he can have this as a part of his earning portfolio, not as the sole portfolio to start with, but definitely earning portfolio. It should be good enough for him to be motivated to do this kind of stuff. We are expecting कि हम इसमें कम से कम 10 लाख ऊर्जा तो बना लेंगे, और इससे बहुत तेजी से काम चल रहा है। इनफैक्ट इस पे अप्रेस भी किया है और तो इसका एलिजिबिलिटी कोई भी आके anybody and everybody whosoever sees this as a potential for earning, because केवल आप क्लाइमेट और एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो थोड़ा उसमें टाइम लगेगा आपको लोगों को समझाने, बट आप उसको अर्निंग से लिंक कर देंगे तो बात बनती है। तो ये हम तरीका निकाल रहे हैं मासेस की। ये तो मैं आपको कंफर्म बताता हूँ कि ये जो फील्ड है सस्टेनेबिलिटी, इसमें आपको पैसा बनाने का भरपूर अपॉर्चुनिटी है। इट इज जस्ट अप टू यू कि आप उसको कितना यूटिलाइज करें। तो आई विल गिव यू एवेन्यू फॉर मनी, आई विल गिव यू एवेन्यू फॉर डूइंग बिजनेस, एंड द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस इज द sustainability. So why don't you build your career in that field? आप जिस भी फील्ड में जाओगे, आपका पर्पस क्या है? You want to earn well, you want to get settled, right? You want to have good life, which can very easily be provided by this. So come and join this band. They were so happy. They could see, and then after that, opportunity will contact me. Sir, क्या कर सकते हैं? The purpose is about how do we disseminate the idea and how do we reach the masses and what steps do we take to enable such people who are willing to be part of this journey, because ये हमारे आप जैसे 10, 20, 50, 100 या इनफैक्ट 1 लाख लोगों से होने वाला नहीं है। You need millions of people to do this system, and क्योंकि हम हर पल अपने जीवन पे ये काम कर सकते हैं, हमको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी आएगी जब हमें पता होगा कि हम सब कर सकते हैं। वेरी नाइस सर, एक जैसे आशीष ने जो क्वेश्चन पूछा उसी में फर्दर ऐड ऑन है कि फॉर्मेटिव ईयर्स का आपने एग्जांपल ले दिया कि बच्चों में अगर इंफॉर्मेशन आ जाए, नथिंग लाइक इट, बट एक ऐसा भी वर्ग है हमारे यहाँ पे जिसको हम लोग मध्य वर्ग या मिडिल सेगमेंट बोलते हैं। अगर मैं डेटा की बात करूँ तो 2021 में वो नंबर 5 मिलियन का था, जो कि जिसकी एनुअल आय जो है वो $35,000 के आसपास थी। 2030 तक वो नंबर लगभग 25 मिलियन लोग आसपास उस नंबर को अचीव कर लेंगे। इसका मतलब है कि जो मतलब परचेजिंग पावर है मिडिल सेगमेंट की डेमोग्राफी की हमारी, उसकी बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसमें बहुत सारे अप्लायंसेस, जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो अप्लायंसेस जो है वो एक बहुत ही नेचुरल कंपोनेंट है जिसके लोग आगे बढ़ते हैं, खरीदते हैं। आपके यहाँ पे भी अगर 10 इक्विपमेंट होंगे, अप्लायंस होंगे घर में, तो शायद वो 25 होंगे, कुछ 10 में से 5 जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट के बहुत सारे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सर्टेनली प्राइवेट सेक्टर के भी हैं, बट रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें भी अगर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट का पार्ट है तो उसके लिए रिसर्च चाहिए। गवर्नमेंट का रोल है यहाँ पे, सप्लाई चेन को इंटैक्ट करना है, कहने को मतलब अगर डोमेस्टिक मार्केट अगर हमें इम्प्रूव करना है तो हमें उसके लिए भी सपोर्ट चाहिए, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी हो या डीपीआईटी हो या कोई और इस तरह के डिपार्टमेंट है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि सप्लाई चेन जो हमारी मैन्युफैक्चर जो इंडियन है या बाहर के लोग भी हैं बट इंडिया में कर रहे हैं, उनके लिए सप्लाई चेन का इशूज ना हो। और अगर ये सारे सिस्टम्स या कंपोनेंट एक साथ हम लोग एक तरीके से सिनर्जेटिक ना देखें तो शायद कहीं ना कहीं हम जो
बस है वो हम मिस कर जाएंगे। इस तरह के सेगमेंट में कुछ जो भी चीजें थोड़ी सी चल रही हैं उसके बारे में अगर बताएं। देखिए मैं कोशिश भी करता हूँ एज एन इंडिविजुअल एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि उन एरियाज पे फोकस करें जहाँ पे ट्रैक्शन और इम्प्लीमेंटेशन और इफेक्टिवनेस तीनों चीजें हों। अभी लास्ट वीक itself live meeting with the secretary for he had come to our office. We were discussing तो हम अपने सोलर के बारे में बता रहे थे जो प्रोग्राम कर रहे हैं। इनफैक्ट 2 गीगावाट का हम सोलर पैनल और 2 गीगावाट मॉड्यूल फॉर इन्वर्टर्स का टेंडर ला रहे हैं। तो he was trying to understand कि मैन्युफैक्चरिंग सेटअप और कैपेबिलिटी इंडिया की क्या है। तो ये समझ में आया कि जो पैनल का इंडस्ट्री है that is well on track towards indigenization and we are seeing more and more PCR modules coming in the market। बड़े players इसमें involved हो चुके हैं जो सोलर पैनल की इंडस्ट्री में मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं है rather जो सेल मैन्युफैक्चरिंग उसमें बट इन्वर्टर की जर्नी बिल्कुल अलग है। इन्वर्टर की जो इंडस्ट्री है वो अभी भी 80% इंपोर्ट कंटेंट पे अटकी हुई है in terms of component. It is just the packaging which is happening. We suggested, sir, if we come with some PLI scheme around manufacturing of inverters, that can change the game. और अच्छी बात ये है कि इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग में मिड साइज के प्लेयर्स बहुत हैं, एमएसएमई प्लेयर्स बहुत हैं। हम अगर इस सेगमेंट को आगे बढ़ाएं तो हम डुअल एडवांटेज ले सकते हैं। एक तो एमएसएमई को एडवांटेज दे सकते हैं सिग्निफिकेंटली और दूसरा एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी डेवलप कर लेंगे जिसका यूटिलाइजेशन इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा होगा। पीएम सूर्यघर योजना जैसे 35,000 करोड़ के आसपास की सब्सिडी है उसको बिना इन्वर्टर के तो होने वाला नहीं है। और इन्वर्टर आपका 80% जो प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट होगा। इसका मतलब we are going to lose good of money. But it is actually an opportunity for us to come up with new PLI scheme for inverters. So ये मैसेज हमने बहुत क्लियर किया कि सर यहाँ पे फोकस करना चाहिए। बहुत ही क्रिटिकल टाइम है, जो प्रोग्रेस है उसको सब लोग देख रहे हैं और पर्टिकुलरली क्लाइमेट चेंज पर्सपेक्टिव से भी लोग इस चीज को देखते हैं। तो नए गवर्नमेंट के लिए इस सेक्टर में नए विचारों को देखना, नई चीजें करते रहना, शायद लोगों की आशा बहुत सारी सब चीजों के लिए है। मैं इस पे थोड़ा सा ध्यान लाना चाहूंगा कि जैसे इस बार हमने गर्मी अनप्रेसिडेंटेड गर्मी देखी है और सारे रिकॉर्ड्स गर्मी के टूट रहे हैं। एक्सेस टू कूलिंग और कूलिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हम जब सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो हमारे पास सीलिंग फैन आता है, हमारे पास जो हायर कैटेगरी कंज्यूमर्स है एसी आता है और कहीं ना कहीं जो एक छोटा सा अनुराग जी ने भी चर्चा की कि सप्लाई चेन का एक बड़ा इशू है। तो हम कैसे इसमें, और ये देखा गया है कि जो ग्लोबल साउथ है पूरा वो आने वाले समय में और इस गर्मी से जूझेगा। तो हम कैसे बोथ एक्टिव सॉल्यूशन जो अप्लायंसेस के हैं और पैसिव सॉल्यूशन उस पे कैसे इंडिया लीडरशिप दिखाए और कैसे इंस्टीट्यूशंस अपनी सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। एक तरीका आपने पीएलआई बताया और कैसे हम लाएं ताकि इसमें हम लीडरशिप दिखा के और देशों के साथ आगे हम एक इंडिया की लीडरशिप दिखा पाए। अभी जो हमारा एसी का एक हमने छोटा सा 20,000 एयर कंडीशनर्स का टेंडर किया। You know the party which won is an MSME player. They are the OEM. I'm sure मैं नाम बोलूँगा तो आपको शायद काफी पता वाइबर। You know when did I meet these guys? Just एक ग्रेटर नोएडा के एक्सपो में गया एश्योर। They had a stall there. I just barged in. बस we do yes बस हम सरकारी आदमी सरकारी दुकान है। What do we do? बड़ा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी वाली कंपनी है ना। तो अकेले you won't believe I just sat with the MD for half an hour.
I explained him what do we do, how do we do. And such swift was their response that they got it within 2 days. Wow. And they won the tender as well. So again, they are supplying us the product which is of ISER rating of 6.2 in 1 ton and 5.8 in 1.5 ton. What does it mean? It means they have the technology. They have the understanding. They manufacture virtually everything in-house. They have full control of the price. So my point is, we have the capability. How do we recognize? How do we promote? How do we give them the right market? How do we give them the access? I'm sure not too many big players would be having 6.2 ISCR. They have that. They are producing, we are supplying. इसमें एक प्रश्न था, जैसे अभी का जो प्रोसेस है उसमें एक लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ओईएम्स आ जाता है, तो कंज्यूमर्स जैसे आपने बोला कंफ्यूज हो जाता है. तो अब आपका इसमें क्या कैसे भूमिका रहेगा कि कंज्यूमर आपके साथ वो इन्वर्टर सोलर पैनल चूज कर पाए और किस तरीके से वो क्या कॉस्ट पे निकाल पाए, तो उस प्रोग्राम के बारे में अगर थोड़ा आप हाईलाइट कर पाए. तो हमारी जो ESL मार्ट है उस पे हम अभी दोनों प्रोडक्ट्स को लेकर के आएंगे. अच्छा. और ये सारे प्रोडक्ट्स को ब्रांडेड होंगे ESL से. तो बीच में जो बैक साइड में जो OEM होगा वो तो रहेगा ही, बट ESL ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होंगे. और ये जो ESLmart.in है, we have pitched to MNRE to put it on PM Surya portal. तो उससे कस्टमर को भी दिखेगा, वो जो EPC कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी दिखेगा. और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हमने इसमें ये कोशिश की है कि ये मॉड्यूल और इन्वर्टर डायरेक्ट शिप टू कस्टमर हाउस होगा. दिस इज समथिंग व्हिच हैज नॉट हैपेंड सो फार इन इंडिया कि मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 4 मॉड्यूल भी कस्टमर के घर पे डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से पहुंचेंगे. वी हैव डिजाइन द टेंडर लाइक दैट. हमने कंसल्टेशंस किए हैं, इंडस्ट्री को कन्विंस करने की कोशिश की है. ये मॉडल जो है बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, जिसमें कस्टमर को राइट प्रोडक्ट मिलेगा राइट प्राइस पे, एंड दैट टू एट हिज डोरस्टेप, एंड दैट टू थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वे ऑर्डर. तो कन्वीनियंस बहुत बढ़ जाएगी लोगों की, जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो नेचुरली बढ़ जाएगी. द हैसल ऑफ लॉजिस्टिक्स बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा इसमें. हमने इसमें डिस्कशन किया काफी लॉजिस्टिक्स से. व्हाट डू वी डू टू ट्रांसपोर्ट in fragments for such fragile items. तो समझ में आया कि ये possible है, कोई दिक्कत नहीं है. It's just that probably it will cost 10-20 paisa more, which is okay, because if I'm talking about economies of scale, then the kind of advantage which I'll get if there is some cost related to this additional logistics, that can be easily absorbed. अभी क्या क्या अप्लायंसेस ESL मार्ट पे मिलते हैं और क्या आपका मतलब फ्यूचर है, मतलब फ्यूचर प्रोजेक्शन इस ESL मार्ट से कि जो हमने इनिशियली बात की थी कि एनर्जी एफिशिएंसी मासेस तक पहुंचे, जो हमने ऊर्जा ग्रिड की बात की, वो कैसे इंटीग्रेट होगा, कैसे हम इसका फ्यूचर देख रहे हैं ESL मार्ट. अगेन ESL मार्ट दो तरीके से काम कर रहा है. एक तो उन प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है जिसमें ESL खुद प्रोक्योर करके उसको सेल कर रहा है. That is something which we call e-commerce. Then there is another part called e-marketplace, which is under development right now. And that e-marketplace would be a place where anybody and everybody, whosoever is manufacturing energy efficient products, can put up their product, and it would be having the access of the people as a market. But e-commerce में अगर हम देखते हैं इस चीज को, जो प्रोडक्ट्स हैं अभी हमारे ई-कॉमर्स ESL मार्ट में, वो 6 watt 5-star LED बल्ब है, then 10 watt इमरजेंसी LED बल्ब है, then ट्यूब लाइट्स हैं, AC फैंस हैं, 1.5 ton एयर कंडीशनर्स हैं. और आने वाले टाइम में जितने भी ESL के प्रोडक्ट होंगे, चाहे वो सोलर पैनल हो, इन्वर्टर हो, i3 i4 मोटर्स हो, स्ट्रीट लाइट्स हो, इंडक्शन कुकर स्टोव हो, ये सब के सब ESL मार्ट के थ्रू आपको मिलेंगे.
इससे एक चीज अच्छी ये होने जा रही है जो मैं थोड़ा सोच पा रहा हूँ कि जैसे Amazon फ्लिपकार्ट पे अभी वो एक अलग से क्लासिफाइड नहीं होता एनर्जी एफिशिएंसी कैटेगरी, तो एक वो मासेस में इस मार्ट के आने से, प्रोडक्ट के अवेलेबल होने से और संस्थाएं भी और ऑर्गेनाइजेशन भी उस तरफ से सोचेंगे, क्योंकि कंज्यूमर कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं कंफ्यूज तो रहता है, चाहे वो रिटेल में जाए चाहे ऑनलाइन में जाए, कि मैं क्या परचेज करूं। अल्टीमेटली देखा भी गया जैसे 3 स्टार एसी का मार्केट करीब 60%, राइट। अगर इस तरीके के मोटिवेशन और एक आपस में बनेगा तो एक मार्केट टुवर्ड्स 5 स्टार और हायर एफिशिएंट कैटेगरी में संभावना है कंज्यूमर्स का। इनफैक्ट हमने इस पे और भी काम किया, अपार्ट फ्रॉम ऊर्जा भी वी हैव मेड इंस्टीट्यूशंस एज आवर पार्टनर्स। जैसे कि एपी के डिस्कॉम्स हैं, Okay. they are my affiliate partner. Hmm. So all, if you see their website, they will have all ESL products listed there, ESL Mart listed there, and any customer who is coming through that channel to my ESL Mart and buying the product, some portion of that profit is going to AP discount as well. So what is happening? We are creating an ecosystem to reach the last mile people through various channels to be of mutual benefit. That organization is also able to earn some money. They have got their own goals towards ESM that gets fulfilled to a certain extent. Customer is getting the right product, and ultimately everybody is efficient. Very nice. मतलब मुझे लगता है कि अगर सब चीज़ें सही तरीके से हो जाएं तो जो इंडिया का जो डिक्लेरेशन है प्रधानमंत्री सर का लास्ट गवर्नमेंट में उन्होंने डिक्लेयर किया कि 2070 में कार्बन न्यूट्रल भारत का जो सपना है वो साकार हो सकता है अगर इस तरीके की सोलर का प्रोविजन हो जाए घर पे, एफिशिएंट जो अप्लायंसेस हैं वो आ जाए, तो शायद नेट जीरो होम्स का प्रोविजन हो जाएगा और अपने आप में वो एक तरीके की एक सही चीज जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकती है। इसमें एक और सा क्वेश्चन है, जैसे हम लोग सोलर की बात कर रहे थे अभी इसके क्वेश्चन के पहले, और ज्यादातर जगह पे क्या है कि अगर हम लोग सोलर में जो अनसर्टेनिटीज हैं, एक तो चलिए लाइट सन की रोशनी अवेलेबल नहीं है, फिर उस केस में क्या है, बट अगर क्लाइमेट चेंज पर्सपेक्टिव से देखें, मान लीजिए बारिश आ रही है या ओले पड़ रहे हैं, अब अगर ओले पड़ रहे हैं और वो फोर्स मेजर कंडीशन में आ रहा है, इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं है, उस वाले केस में जिसने पैसा दे दिया है, इवन गवर्नमेंट की सब्सिडी का भी लॉस है, उस वाले केस में कैसे व्हाट आर द मैकेनिज्म्स ताकि जो लोग अपना पैसा या धन लगा करके सोलर लगा रहे हैं, कहीं उनकी एक्सपेक्टेशन जरूर है कि घर में पर किलोवाट 4 यूनिट बिजली जो है वो रोज जनरेट होनी चाहिए। अगर वो नहीं जनरेट हो रही है, उसके लिए किसी को भी हम दोष नहीं दे सकते, लेकिन कहीं ना कहीं वो मटेरियल ऐसा है, इक्विपमेंट ऐसा है, अप्लायंस ऐसा है जहाँ पे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो सकता है। देखिए, इसमें मैं इसको 2 तरीके से एड्रेस करूँ। एक तो ये है कि सोलर पैनल जरूर ग्लास टॉप है, बट ये समझना पड़ेगा कि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, इट कैन विदस्टैंड आपका स्नोफॉल, इट हैज गॉट दैट रोबस्टनेस। अगेन मैटर आएगा स्पेसिफिकेशन पे, which we are trying to address. Second thing about again communication. अगर बारिश हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, बट इस तरह का अगर कोई अनवर्ड इंसिडेंट होता है, हम ये कम्युनिकेशन लोगों तक पहुंचा सकें, तो कोई तरीका निकालो कवर दैट फॉर दैट पीरियड एटलीस्ट। ये जो सेंस ऑफ ओनरशिप, और इसीलिए कभी भी हम as an organization we don't want to give anything for free. सेंस ऑफ ओनरशिप आना बहुत जरूरी है, और जब वो तब ज्यादा होता है हमारे हिसाब से कि उसमें इक्विटी भी लगती है उसमें, then you own that product. This issue is something which can be solved much at local level. आप हर चीज को फोर्स मेजर के उसमें लाएंगे तो उसमें एक सिग्निफिकेंट इशू आएगा इम्प्लीमेंटेशन का। माइक्रो लेवल पे
ऐसी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। जहां तक परफॉर्मेंस का सवाल है इसके लिए, तो अगेन हमने अपने टेंडर्स में बहुत क्लियरली प्रोविजन रखा है कि who's supplying that material, they need to have dedicated centers who would be handling the complaints. And again, it is completely digitalized. All the data is maintained with ESL on whatever customer complaint is coming, and not only that, whether it is resolved or not, how much time it has taken to resolve, what are the specific areas where you have more problems. So that analysis, in fact, we are doing some Google Analytics also. That is also inbuilt in the CSM part. That we can analyze and understand and take corrective actions based on the inputs of this. कुछ रैपिड फायर कर लेते हैं, बहुत सारा टेक्निकल डिस्कशन हो गया, तो मतलब मुझे लगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब आपने दो तरीके से देने की कोशिश की है। फॉर एवरीथिंग यू हैव टू सॉल्यूशंस, तो मतलब इज इट समथिंग दैट you have inbuilt in your attitude? I'll not say inbuilt. It is just that these are factual. This is a skill. This is a positive skill. कि आपको हमेशा हर चीज के दो सॉल्यूशन दिखते हैं, दो एक नहीं दिखता। तो एक्चुअली क्या है कि जिसको जो समझ रहा है उसको समझ लेगा। दूसरा क्वेश्चन है सर कि जैसे one piece of advice that you like to give your younger self, कोई ऐसी चीज जो आप अपने आप को ही बट अपने से कम एज वाले को देना चाहते हैं? मुझे लगता है impatience की बहुत जरूरत है। I not say patience, I say impatience. Especially in this sector. Because ये एक generation opportunity है और generation threat भी है। Climate is a matter which cannot be solved by easygoing attitude. It needs solutions which are radical. It needs measures which are going to have far-fetched impact. और impatience only लोग गलत बोलते हैं, but यहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत दिखती है, because we don't have time. We cannot be waiting for 2070 to be net zero. We cannot afford. That is national level commitment. But policies or interventions or actions need to be not targeting for 2070 to happen. It needs to be done today. The actions today will lead to 2070. Very nice. So my point is, for younger generations, this is the right place to do business. This is the right place to make a lot of money. And all you need is the right kind of attitude. And if you have the ability to develop something good, which is going to help solve the problems of people, welcome to this field. एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा इस रैपिड फायर में, अगर आपको डिस्क्राइब करना हो एनर्जी एफिशिएंसी को फ्यूचर और रिन्यूएबल एनर्जी का एक वर्ड में, तो आप क्या देखते हैं? Right? There is no second thought. And this bandwagon is moving at a fast pace. It's up to you whether you want to hold that or not. People will come, people will do things, new things, innovative things. It's up to you whether you want to contribute to that or not. But it's a great opportunity, golden opportunity for people to venture into renewable and sustainability along with energy efficiency. It's just, and India would be the leading or like leading country in this, for sure. जैसे कोई एक मेजर एनर्जी चैलेंज, मेजर एनर्जी आपको चैलेंज जो है सॉल्व करना हो विद योर फिंगर टिप, तो मतलब क्या चीज आपको लगता है कि द फर्स्ट थिंग व्हिच बिकम्स प्रायोरिटी व्हिच कैन सॉल्व द मेजर एनर्जी चैलेंज? आज की डेट में जो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज दिखता है, स्पेशली रिन्यूएबल्स में, वो स्टोरेज का। जो भी फर्नेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, that is the biggest bottleneck for companies. You don't have control on how much you are going to generate, because consumption on the other side is also uncontrolled. Generation also on the other side is uncontrolled. Two uncontrolled things cannot control the situation. So there has to be some predictability
in terms of at least generation side, if not on the consumption side. I find that as a major challenge. आप देख रहे होंगे पीछे बहुत ढेर सारे टेंडर्स आ रहे हैं जिसमें हाइब्रिड सॉल्यूशंस की बात है, सोलर प्लस विंड की बात है, प्लस आरटीसी का बात है, ऑन द ग्राउंड पावर की बात है, बट उसमें मेजर चैलेंज कहाँ है? मेजर चैलेंज है स्टोरेज. हाउ डू आई फाइंड द बेस्ट solution in terms of the lower cost of energy storage would be key for this renewable sector to be the mainstream sector. बहुत से innovations हो रहे हैं, costs are coming down, but still we are very much dependent on lithium-ion technologies. Probably new technologies have to come in this field to make the cost of not only the ownership at the initial level, at the life cycle cost also. एक चीज और आजकल काफी मतलब चर्चा में है ग्रीन हाइड्रोजन. MNRE का 19,000 करोड़ का एक प्रोग्राम जो डिफरेंट सेक्टर्स में काम चल रहा है, इसमें आपका क्या मतलब थॉट्स हैं कि कैसे ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूचर को है? ये तो पता है हमें फ्यूचर है, स्पेशली इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, बट इसमें क्या आपको लगता है ESL के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या चीजें होनी चाहिए जो उसको और स्ट्रेंथन करेगा? ग्रीन हाइड्रोजन में एज ऑफ नाउ ESL ने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है. हमारा फोकस अभी मेनली रिन्यूएबल कंपोनेंट थीम सूर्य का, और सेकंड अबाउट इंडस्ट्रियल एनर्जी एफिशिएंसी. क्योंकि हम एक ये भी चीज़ देख रहे हैं कि जो सेक्टर आज की डेट एनर्जी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा चाहता है वो है MSME. बिकॉज उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसमें इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. कैपिटल लगा दिया आपने बट रॉ मटेरियल के कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से देखिए प्रोसेसिंग में ये मेजर कंपोनेंट आता है. तो हम अभी उस तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. प्रोग्राम्स चल रहा है, हम स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज क्लस्टर लेवल पे इनफैक्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिसमें हम एनर्जी एफिशिएंसी लाने की बात सोच रहे हैं. बिकॉज ये बहुत क्लियर है कि एनर्जी एफिशिएंसी आपको रोज फायदा देता है और आपको सबसे कम प्राइस पे सबसे कम इन्वेस्टमेंट में आपको एडवांटेज देता है. सर स्टोरेज एंड अफोर्डेबिलिटी के बेसिस पे मतलब मुझे एक चीज याद आती है. कुछ अधिक कुछ साल पहले हमारे यहाँ पे मूवमेंट टेक्नोलॉजी के एक CEO आए थे, दर्शन विनपक्ष. So, जो सेकंड यूज बैटरीज पे काम करते हैं, दे आर डूइंग फिनोमिनली गुड वर्क. और उसमें ये भी उन्होंने बताया कि किस हिसाब से जो यूज बैटरीज हैं उनको रेट्रोफिट करके मार्केट में वो सेल कर रहे हैं या ऑप्शंस जो है वो अवेल करा रहे हैं. उससे दो चीजें हैं. एक क्या है कि वो नई बैटरी से सस्ती है, पर्टिकुलरली फॉर सच एप्लीकेशंस जहाँ पे हम लोग हाउस होल्ड लेवल पे बात कर रहे हैं, जहाँ पे एक प्राइस पॉइंट का कंपोनेंट है. तो सेकेंड यूज बैटरीज पे रिसर्च बहुत ज्यादा मार्केट में नहीं दिखती है. तो मतलब इस तरह की और भी रिसर्च एक्टिविटीज पे हम लोग कुछ मतलब नॉट ESL बट यू कम अक्रॉस एनी सच अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे ऐसा टेक्नोलॉजी कंपनीज काम कर रही हैं. बिल्कुल. एक्चुअली ये एरिया है इनफैक्ट जिसमें हम एक ग्रोथ तो देखते हैं. इसमें भी दो एस्पेक्ट्स हैं अभी हमें बहुत परेशान करते हैं. हम जब एनर्जी एफिशिएंसी की बात करते हैं तो उसमें इट इज नॉट ओनली अबाउट पुटिंग अप एफिशिएंट अप्लायंसेस, इट इज आल्सो अबाउट नॉट लेटिंग द इनएफिशिएंट अप्लायंस बी यूज्ड. तो रिसाइकलिंग, स्क्रैपिंग, ये दो एरियाज हैं जहाँ पे we see as a different role. जहाँ तक बैटरी रीयूज का सवाल है उसमें हम इस तरह से देखते हैं कि जो बैटरीज हमारे ट्रैक्शन के लिए यूज हो रही है क्योंकि वो 100% डायनेमिक लोड में काम कर रही है, तो उनको आप एक रिलेटिवली स्टैटिक लोड के लिए यूज करें तो you can extend the life of the batteries to a greater extent. But there is a problem. I personally see that India should not end up becoming the dump ground for the used batteries.
which is a great challenge. Very relevant point. So we have to be very, very cautious of this. Mm. Because till now, how do I dispose the battery in environment-friendly way has not been developed efficiently. Mm. So it should not so happen that I end up importing a lot of used batteries and become the dump. Mm. There has to be some technological innovation in this. How do I optimize the battery performance? How do I extend the life of battery? Mm. But we have to also see what is the after effect. Mm. इसमें क्वेश्चन जोड़ना चाहूंगा बैटरी के एप्लीकेशन से, वो है कुकिंग के। तो जैसे देखा गया है कि काफी गवर्नमेंट का इस पे इंटरवेंशन था कि हम गो इलेक्ट्रिक कैंपेन करें, तो व्हीकल में तो हम काफी प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट कुकिंग में भी क्योंकि हमने उज्ज्वला में ट्रांजिशन देखा क्लीन एनर्जी का, बट हमें इंडक्शन टू स्टोव और उसमें अगर इन पुरानी बैटरीज को अगर कंसीडर किया जाए तो हम देखते हैं कि कॉस्ट काफी कम आ जाती है, और कंज्यूमर जहां पर की पावर का चैलेंज है, राइट। एक तो है डायरेक्टली अर्बन कंज्यूमर इंडक्शन स्टोव यूज कर सकता है, एफिशिएंसी बढ़ के उसका बिजली का बिल भी मतलब उसका जो एनर्जी बिल है, फ्यूल बिल, वो कम हो जाएगा, बट साथ साथ में अगर बैटरी हो जाए तो अपफ्रंट कॉस्ट भी कम है। इस पे कुछ हम देख रहे हैं कि कुकिंग में कुछ प्रोग्रेस और बैटरी का कुछ रिलेशन इसमें हम देख रहे हैं। इनफैक्ट हम ऑलरेडी पायलट कर रहे हैं जिसमें 2 जगह हैं, यूपी और झारखंड। सर हम सोलर इंडक्शन फोकस्ड होकर बैटरीज के पायलट कर रहे हैं। सब ऑपरेशंस आर एक्चुअली सपोर्टिंग अस। उसमें हम ऑफ ग्रिड सॉल्यूशन दे रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू सी कि हम कितनी पावर जनरेट कर पा रहे हैं सोलर से। 1 किलोवाट का सिस्टम लगा है एंड अराउंड 60 एच का बैटरी है उसमें जो हम यूज कर रहे हैं, लिथियम आयन बैटरी यूज कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं बिकॉज कुकिंग इज समथिंग व्हिच इज नॉट ओनली अबाउट एनर्जी, it has got so much of component related to the traditional aspects and the convenience aspect and social norms around it. तो ये जो पायलट कर रहे हैं हम, ये टेक्निकल प्लस सोशियो इकोनॉमिक पायलट कर रहे हैं, दोनों एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। तो हम इसके थ्रू हमें ये समझ में आ जाएगा कि एक तो है क्लीन कुकिंग का अडॉप्शन और दूसरा बैटरी जो कंपोनेंट है। बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया, हम भी इसी डायरेक्शन में सोच रहे हैं कि क्या जो यूज बैटरीज है उनको हम यहाँ पे लगाएंगे, बिकॉज that will change the game to a greater extent. Yes. Because the load is not that dynamic in case of cooking. This can be a very good potential area for us to use the used batteries. So this pilot will help us in understanding that how much is the cooking time, and then if we have the understanding of residual life assessment of the batteries that are used, it can be very well be adopted, especially in the areas where affordability is a major issue and the availability of the power is also an issue. Sir, implementation में और थोड़ा सा बात करते हैं, because we have a lot of policies, we have a lot of infrastructure, but जो implementation है वो अभी भी बहुत सारे situations में doubtful conditions को rise करता है. For example, we have, let's say, some ESCOs, energy service companies, compared to some other countries in our neighborhood, जहाँ पे ESCO as a business जो है वो एक acceptable mode of business है. हमारे यहाँ पे जो number है वो even less than 100 है. Considering the size of the country, this number is nothing. और वहाँ पे उस condition में देखा जाए तो जो energy specific जो business है उसको कहीं ना कहीं से private sector का participation इसी mechanisms के through ensure कराया सकता है. अब ऐसा अभी भी जो कंपनीज 2-4 कंपनीज इस सेक्टर में एक्टिवली काम कर रही हैं वो बहुत स्केल नहीं कर पा रही बिकॉज इकोसिस्टम नहीं डेवलप है. तो इस सिस्टम को या इस इकोसिस्टम को कैसे ग्रो कराया जाए? व्हाट कुड बी मे बी आई थिंक फर्स्ट दो ऑप्शंस आप जल्दी देते हैं, मैं वही पूछ सकता हूं. देखिए इसमें एस्को बिजनेस में एज ईएसएल हमने एस्को बिजनेस बहुत किया है. उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज हमें समझ में आया वो है एमएमवी का, मेजरमेंट एंड वेरिफिकेशन.
Because ESCO is all about saving the energy consumption, getting benefit out of that, and sharing that, essentially. जितने भी हम लोअर लेवल इंटरवेंशंस करते हैं उसमें कॉस्ट ऑफ एमएनवी is normally so high that it is not economic to do the M&A. That is one big challenge what we have faced, especially in ESCO business. तो इसके लिए हमने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट निकाला है कि we will be going in with deemed saving approach. We will not do M&A at all. We will see based on the initial testing itself or nameplate efficiency itself to see how much energy am I going to save depending on your consumption pattern and so many other aspects. इंडिया में अभी ये जो एमएनवी का चैलेंज है वो टेक्नोलॉजी से ही सॉल्व होने वाला है. इसका और कोई सोल्यूशन नहीं दिखता है. जैसे अगेन मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, डिमांड रिस्पॉन्स टाइप का तो उसका पर्पस कुछ और है, बट एक्चुअली क्रक्स है एमएनवी. थ्रू एमएनवी ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड आपका कंजम्पशन कम हुआ, ज्यादा हुआ, कब आपने ऑन किया, ऑफ किया. तो वो पायलट में हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड हाउ मच इज द डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ डूइंग द एमएनवी एंड whether it is beneficial to have that kind of M&A at all or not. तो एक तो ये एस्पेक्ट है जिसमें इंडस्ट्री को ही समझना पड़ेगा कि वो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन लेकर के आए. इसको कुछ सिंपलीफाइड तरीके से बताएं ताकि कोई जो लिसनर है या जो अर्ली स्टेज प्रोफेशनल है, इफ दे वांट टू बिल्ड द बिजनेस अराउंड दिस कांसेप्ट, कैसे बना सकते हैं इस चीज को. इसको को मोटा-मोटा समझ लें. आज हमने सो फैन की बात की, आपने किसी के घर पे बोला हम आपके घर पे सारे फैन प्लेस कर देते हैं जो पुराने. आज आपने कितना किस कंजम्पशन लेवल पे है वो मेजर कर लेता हूँ और मेरा सोल्यूशन लगाने से कितना आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बचेगा, जितने की आप टैरिफ पे कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करके जितने पैसे बच रहे हैं you keep some because you have given us opportunity as well as you need to have some gains out of the intervention, so you keep some money and I keep some. इसमें मैं क्वेश्चन जोड़ना चाहूंगा. आपने ईएसएल मार्ट की बात की और कई बाहर देशों में हमने देखा गया है कि एक कॉन्सेप्ट जो काफी सक्सेसफुल है वो है सुपर एस्कोस का और एस्कोस का. उनके आपस में जो वर्क है दैट इज सो इंटीग्रेटेड जिसने ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट लाया है. तो क्यों ना ऐसा कुछ हम इसमें जानना चाहेंगे कि कैसे हम ESL मार्ट के पर्सपेक्टिव में जो भी एस्कोस हैं दे कैन पार्टनर विद ESL एंड द पार्टनरशिप कैन बी go up to DISCOM, municipalities, those इसको so that we'll see जैसे आपने बोला कि हमें कैस्केड और बहुत तेजी से एफर्ट चाहिए. We can't wait till 2070. So how we can actually fast pace our journey of like implementing all this intervention with like support of SOs. So we as an organization is already working on that. The role of Super ESCO. In fact, the idea of Super ESCO per se in India is not there. Right? It is just there in the discussion points and all those. Practically, on-ground ESCO concept and Super ESCO concept has not evolved in India. Yes, it has been very, very successful in western part of the world. Again, the role of Super ESCO is equivalent to I'll say insurer in that case, because Super ESCO can give the confidence to the client that I'm there for you as an interface, and in turn I can have various solution providers who can be expert in their areas to provide the right solution to the end customer, and that bridges the gap. So there are some interventions wherein we are trying to toy with this idea of becoming Super ESCO. But I'll say that at this stage we are at least 6 to 8 months away to be actually on ground for this kind of solutions.
क्योंकि जैसे रेस्कोस को हमने देखा काफी सक्सेस हुए हैं, राइट? रिन्यूएबल इज कंपैरेटिवली मोर सक्सेसफुल, रेस्कोस सक्सेसफुल हुए हैं, तो क्या ऐसा रहा रेस्कोस के साथ जो रिन्यूएबल इतना अच्छे से पेनिट्रेट कर रहा है? बट क्या हम रेस्कोस में करें अपार्ट फ्रॉम जो एक्सेस ऑफ फाइनेंस और एमएनबी की बात है, ताकि दे आर आल्सो लाइक, क्या हम रेस्कोस को कहें कि दे विल आल्सो कैन कम? इसमें इसका मेन रीजन है फंडामेंटल रेस्को को पूछे रेस्को बन जाएगा। फंडामेंटल इशू कहीं और है। फंडामेंटल इशू है कि रेस्को में जनरेशन की बातें होती हैं, एस्को में सेविंग की बातें होती हैं। आप कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसे अर्न करें थ्रू जनरेशन, वो आपको दिखता है, विजिबिलिटी है उसकी। एनर्जी एफिशिएंसी की विजिबिलिटी नहीं, प्रॉब्लम वो है। प्लस कॉमन लैंग्वेज में समझें कि आज आपके पास एक टू व्हीलर है और आप महीने में 5,000 रुपए खर्च कर रहे थे, फिर आपने ईवी ले ली, तो हो सकता है आपका खर्चा 2,000 रुपए हो जाए। वो आपको कुछ समय तक लगेगा, हाँ 3,000 रुपए बचा रहा हूँ, पर 2-4 महीने बाद लगने लगेगा ये तो 2,000 ही लगते हैं। योर बेस लाइन चेंजेस एक्चुअली, so your ability to understand that you are still saving 3,000 rupees every month by using EV. Now your baseline has become that 2,000 rupees. In case of renewable, it is not the case. Every month, if you have put up something, you are generating electricity. You are earning money out of that. You are not able to visualize the impact of energy efficiency. And that is actually one of the fundamental reasons what we have experienced, by the way. Because we have done a lot of ESCOs. We have done 12,500 odd buildings under the program. Fundamental issue. Today an official is there, so he understood the concept. Okay, I had 5 lakhs electricity bill. Now it will be 3 lakhs, 2 lakhs I am saving. He understood. The baseline was fine. Now, next officer comes. He sees 3 lakhs as baseline. He says, where are you saving money? For me, baseline is 3 lakhs. Are you saving anything additional? No. The fundamental challenge with this business is this. The moment person changes, you have to again do the entire reconvincing activity. We are facing this challenge. We are getting energy audits done. But again, the baseline, where's the baseline? अवेयरनेस का तो चैलेंज है, सीरियस इशू। इनफैक्ट इसे आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से मैं देखता हूँ या एक्सेस टू फाइनेंस पर्सपेक्टिव देखता हूँ, बैंक्स को भी मतलब उनका रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम और कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। उनके यहाँ प्रायोरिटी लेंडिंग का क्लॉज है, फिर भी वो देते ही नहीं है, कोलैटरल मांगते हैं। अब जो एमएसएमई अगर उसके पास इतना ही धन होता तो खुद ही लगा ले, फिर बैंक के पास आई क्यों? तो सब चैलेंजेस तो मतलब आई एम श्योर दैट कि शायद जो टीडिंग इश्यूज हैं वो कुछ समय में विद द कैपेसिटी बिल्डिंग से सूखेंगे, बड़े चैलेंज तो है ही है अभी। देखिए इसका सॉल्यूशन सिंपल है, इसका सॉल्यूशन है टेक्नोलॉजी। The more you reduce the human intervention or human interface, you will have better efficiency in the system. It is not easy to train and make everybody able. It is much more Herculean task because everyday things are changing also. It is not that if you are training a person today, the training will last with him or her for next 2-3 years. Because by that time things will change again. So actually the solution lies more in technology. How do I reduce the human intervention part? So the way we have been thinking and what we have done in ESMR, we have reduced the human intervention aspect, the discretion aspects. Things will be there. दो और पॉइंट मुझे लगता है जैसे रेस्को वर्सेस रेस्को में, जैसे रेस्को में क्या है कि जो लाइफ साइकिल ऑफ द सोलर है वो 25 साल है, रेस्को में जो भी इक्विपमेंट है उनकी लाइफ साइकिल मतलब 25 साल तो है ही नहीं, वो 5 साल 8 साल 10 साल इस तरह की है, और वो एसेट क्लियर है इन केस ऑफ रेस्को। उसको अगर कोई नहीं रीपे कर रहा है तो उसको आप रीयूज कर सकते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वो भी एक चैलेंज बहुत ही मतलब विजिबल है एस्को कंपोनेंट में कि
डीम्ड सेविंग नहीं है, एमएनबी चेंज, बेसलाइन चेंज हो रही है, एमएनबी पे लोगों को भरोसा नहीं है, तो फिर उसके बाद में उसका जो रीयूज है वो चैलेंजिंग लगता है। मुझे इसमें ये चीज वैसे एस्को के केस में बेटर दिखती है, क्योंकि एस्को में जो पे बैक पीरियड है दैट इज नॉट बियॉन्ड 3 years. In Resco, if you leave PM Surya, the payback period is not less than 5 years. 5 साल का तो है Minimum. Right? Subsidy makes it much better. You can recover in a couple of years or so. यहाँ पे तो समझ में आता है कि Esco will be better off. But again, Resco में हम सबको पता है सोलर पैनल 25 साल चलता है. But जो individual component level of Esco है, we don't have that understanding. तो वो एक awareness का natural issue है. But इस point of view से तो मुझे लगता है कि Esco is सर एक और पर्सपेक्टिव है कि हम लोग रेस्को की बात कर रहे हैं, मतलब जनरेशन की बात कर रहे हैं, बट अगर हम लोग एनर्जी क्राइसिस देखें, वी हैव सीन जैसे हमारे जनरल इलेक्शन, नेशनल इलेक्शन खत्म हुए, जिस फेज में इलेक्शन होते जा रहे थे वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी कट थे वो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही थी। इसका मतलब है कि डेफिसिट सर्टनली है, या सप्लाई को उस तरीके से जो उसकी फ्रीक्वेंसी है पावर कट की या जो ड्यूरेशन ऑफ पावर कट की है उसको कहीं ना कहीं लोग बहुत सिंसियरिटी से नहीं देखते हैं। इस पूरे सिनेरियो में जहाँ हम लोग एनर्जी क्राइसिस ग्लोबल लेवल पे भी देखते हैं तो चैलेंज बहुत बड़ा है। वहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी एक बहुत ही छोटा कंपोनेंट लगता है। ये लोगों का जो इंटरवेंशन है, जैसा आपने बताया गवर्नमेंट शुड आल्सो फोकस मोर ऑन सच एरियाज, वो अभी भी उतना ही एरिया फोकस नहीं है। तो ये जो है सिर्फ बैंडेज की तरह तो नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द बिगर प्रॉब्लम जो हम लोग विजुलाइज करते हैं। स्पेसिफिक रिस्पांस ऑन दिस, देखिए इसमें दो ऑप्शन जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हाँ, एक गवर्नमेंट लेवल पे और एक लोकल लेवल पे, ये कहना कि ये बैंडेज की तरह यूज हो रहा है तो ये तो गलत हो जाएगा। ऐसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा जो 27 का टारगेट है उसमें around 35% component is through energy efficiency. That is a fact. It means there is no ambiguity of thought at the leadership level. The energy efficiency is, if not the most, it is actually one of the most important things to focus on. क्योंकि एनर्जी एफिशिएंसी रिलेटिवली एक कॉम्प्लेक्स एरिया है और जो सॉल्यूशंस हैं वो बहुत ज्यादा वैरायटी के हैं एंड देयर इज नो लिमिट, और इसीलिए अपॉर्चुनिटीज भी हैं। आप हर प्रोडक्ट में इनोवेट कर सकते हैं, आप हर प्रोडक्ट को ज्यादा एफिशिएंट Now also comes to the solution. because opportunities are there. So there is no second thought कि energy efficiency is going to be the area where government is focusing, will keep on focusing, and government will keep on doing new things to make this as mega program and mainstream program. As far as common person is concerned, energy efficiency का भी मैंने बल्ब का एग्जांपल दिया, 9 watt को मैं 6 watt से रिप्लेस कर रहा हूँ, सेम लाइट दे रहा हूँ। It does not require any other mathematics to understand that you are going to just save 33%, means 1/3 आप पैसे बचा लोगे just आप एक रिप्लेसमेंट करने से। Bandage will not do that. Energy efficiency will do that. So ये अंडरस्टैंडिंग आज इंडिया में आप इन्वेंट्री की बात देखें, फैन की बात देखें, more than 90% inventory in India is having 70 watt plus fans. India has got around 64 fans. If I am going to just change that by 28%, forget about the other inefficiencies which a conventional fan is having. Just by that, I am going to save more than 60%. Which other thing will lead you to this kind of thing? It is only energy efficiency which can be the solution. And this solution is not something which requires anything additional which you might be requiring for any kind of generation. This does not require a roof, right, for you to produce more.
All it requires is your own internal tweaking and adjustments to make it more efficient. Hmm. It is just the way we perceive the things. करिकुलम का हिस्सा बना देना चाहिए। बहुत जरूरी है, बहुत ये अवेयरनेस और ये अंडरस्टैंडिंग और ये हमारी लाइफस्टाइल में हम उसको कैसे अडॉप्ट करते हैं, वो चीज अगर हम कर पाए तो दिस विल बी मच बिगर एंड बेटर. So you have mentioned young entrepreneur, तो कोई मैसेज young entrepreneur के लिए या इस तरह की जो कम्युनिटी है जो कि इस एरिया में अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहती है, तो या जो स्कूल कॉलेज में जो लोग हैं उनके लिए कोई मैसेज यू वांट टू गिव इन टर्म्स ऑफ looking at this as an aspect as a part of their maybe lifestyle or maybe school education perspective से, या अगर कोई entrepreneurship करना चाहता है तो उसके लिए as a business option की तरह. Yeah, also to add about career building. हाँ, career building. Career building. If I am able to create this kind of entrepreneur, right, towards such great schemes which is being promoted, there is no end to it. For doing 1 crore households in India, there are only 4,500 odd EPC players which are listed with MNRE or states. That's it. That's it. We need at least 1 lakh. And this number is going to increase 1 crore. That's right. So great potential just becoming PM Suryagar EPC player. Because it is not going to give revenue only for installation. It is going to give revenue for maintenance as well. Not for 1 to 5 years, for 25 years. A diversified business opportunity. And once you are going to be the right hook of the customer, it's just a matter of time that you will be repeat solution provider to them. जो PM सूर्यघर या जो हम अभी बात कर रहे हैं ऊर्जा वीर का, ये बहुत अच्छी एम्प्लॉयमेंट एंड रेवेन्यू अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं जो एक इवन हम्बल बैकग्राउंड का बच्चा भी जो ITI पास है या पॉलिटेक्निक का वो भी कर सकता है. Does not require too much of technical knowledge which anyway we are providing and keep on providing. तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है और उसमें ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं. Simplicity of the all you need is good friends and good connections. Very nice. So ये tier 2, tier 3 गांव कहीं भी चले. ऊर्जा वीर is actually targeting more about such areas. Very nice. We are hopeful कि सब चीजें उसी तरीके से आपने प्लान की हैं कि हम सब लोग से सोच रहे हैं उस हिसाब से. Thank you so much for being such a great sport. Thank you, Ashish, for being such a great co-host. Thank you for the opportunity. I really enjoyed the conversation. Thank you so much, sir. Thank you for giving me the opportunity to interact. It's been a long time when we interacted with such length, and it's definitely a pleasure.